फॉरवर्ड में एक्सपर्ट के कमेंट्स होते हैं या किसी रिनाउंड पर्सनैलिटी जो दैट इज़ रिलेटेड टू योर फील्ड जिसमें आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके कमेंट्स जो है फॉरवर्ड में दिखते हैं। ठीक है। आपके टॉपिक के बारे में उन्होंने उसमें हो सकता है डिस्कस किया होगा कि जो जिस तरह से भी आपने जो भी प्रॉब्लम जिस तरह से भी आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, जो भी कंक्लूजन्स को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, एक आपके काम को ऑथेंटिकेट वो कर रहे होते हैं या प्रेज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है फॉरवर्ड में दिखती है, या आपके बारे में भी कुछ चीज़ें बोल सकते हैं कि प्रीवियस जो इन्होंने पहले भी जो रिसर्चेज की है, ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया जो है एक रिसर्चेज की है। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ चीज़ें जो है फॉरवर्ड में जो है वो देखी जा सकती है। नेक्स्ट है प्रीफेस। ठीक है, अब प्रीफेस क्या होता है? प्रीफेस होता है रिसर्चर का ही व्यू अपनी टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें भी उसने जो है रिसर्च की है। ठीक है, वो अपनी रिसर्च के लिए ही कुछ इसमें जो है एक ब्रीफ, हम कह सकते हैं ब्रीफ समरी जो है वो इसमें देता है। ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है, या आप जो प्रॉब्लम जो है उसको उसके लिए जो कॉन्क्लूजन्स क्या डिराइव किए गए, ठीक है, कैसे जो है ये कॉन्क्लूजन जो है आगे भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, वैसे कुछ चीज़ें जो है प्रीफेस में दिखती है। ठीक है। देन नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट ये है कि आप जब रिसर्च वर्क कर रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है आपको वहाँ से हेल्प मिली होगी। ठीक है, तो वो जैसे कि आपके गाइड इसमें हो सकते हैं, या दूसरे कोई और ऑफिशियल्स इसमें हो सकते हैं, या अपने आप फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी जो है इसमें एक तरह से एक्नॉलेजमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब कि आप ये एक तरह से थैंक यू आप दे रहे होते हैं। ठीक है, या ग्रेटिट्यूड शो कर रहे होते हैं उन सब सारे लोगों के लिए, वो एक्नॉलेजमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट की ही अगर हम इसमें एक मैंने आपको एग्जांपल के लिए भी समझाया, जैसे कि मेरे मेरे ही प्रोजेक्ट के एक एक्नॉलेजमेंट से रिलेटेड डाटा है। ठीक है, जैसे कि इसमें गाइड के लिए भी एक तरह से ग्रेटिट्यूड और थैंक्स जो है इसमें मैंने शो किया है। ठीक है, अदर फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी शो किया है। ठीक है, या इसमें हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन के लिए भी जो है आप ग्रेटिट्यूड जो है शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्नॉलेजमेंट है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स की। ठीक है, जो आपने रिसर्च वर्क किया, ठीक है, उसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपने जो है डिस्क्राइब करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन से बाद आपका लिटरेचर रिव्यू के बाद आपके रिसर्च मैथडोलॉजी। ठीक है, रिसर्च मैथडोलॉजी के बाद डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फिर फाइंडिंग्स कंक्लूजन्स। ठीक है, फिर लास्ट में जो एंडिंग मैटर रहता है वो इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसमें भी एग्जांपल के लिए समझाने के लिए मैंने इसमें बताया, अपने ही प्रोजेक्ट का है मैटर। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स इसमें दे रखे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज लेफ्ट हैंड साइड में देखें, चैप्टर वाइज जो है इसको बताया गया है। ठीक है, बीच में जो है टाइटल है, फिर यहाँ इस तरफ जो है पेज नंबर है, ये इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखते हैं। ठीक है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं जो स्टार्टिंग में जो टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए होते हैं। ठीक है, सिमिलर वैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है, सेकंड चैप्टर ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड रिसर्च डिज़ाइन है, थर्ड है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, फोर्थ आपका फाइंडिंग्स कंक्लूजन है, रिकमेंडेशंस है। ठीक है, देन बिब्लियोग्राफी है, देन अपेंडिक्स में जो क्वेश्चन एयर है। ठीक है, तो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने इसमें देखा टेबल लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स। लिस्ट ऑफ टेबल्स अलग होगी या लिस्ट ऑफ फिगर्स अलग होंगी। ठीक है, लिस्ट ऑफ टेबल्स को एक एक जैसा भी एक ही टेबल में भी शो किया जा सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर एंड गाइड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर शो किया है, ये देखो यहाँ पर लिस्ट ऑफ टेबल्स है, लिस्ट ऑफ ग्राफ्स है। ठीक है, अब जो भी जितने भी वेरियस फैक्टर्स हैं जिनको आप एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सब का जो भी आप टेबल या ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे भी आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं रिस्पोंडेंट्स की, ठीक है, तो जो वेरियस क्वेश्चंस रहेंगे उसके बेसिस पे जो आप लिस्ट ऑफ टेबल्स और एक ग्राफ्स को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेबल नंबर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर टेबल नंबर और ग्राफ नंबर भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने एक ही उसमें आपको समझाने के लिए एक ही उसमें कर दिया ये। ठीक है, जैसे 3.1 टेबल और 3 पॉइंट सेम ग्राफ हम इसमें देख सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि रिसर्च में पहले भी कोई टेबल या ग्राफ यूज़ किए हों, जो दूसरे सोर्सेज से यूज़ किए हो सकते हैं, दूसरों की स्टडीज़ है वहाँ से लिए जा सकते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, बहुत सारे रिसर्चर्स का काम होता है वहाँ से कुछ, ठीक है, उसको अपनी स्टडी के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो वो भी जो है टेबल और ग्राफ जो है इसमें आएंगे इसके अलावा। ठीक है, जैसे मैंने कोई टेबल और ग्राफ यूज़ नहीं किया था, तो मेरे जो टेबल ऑफ ग्राफ जो थे वो अपनी स्टडी से डाटा एनालिसिस से ही रिलेटेड थे, तो इसमें सिर्फ वही शो किए गए हैं। ठीक है, पेज नंबर कौन से पेज पे है,
हर एक को क्लासिफिकेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स ऑन द ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स, और यहाँ पर जो है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम है, और अवेयरनेस टुवर्ड्स मशरूम है। मेरा टॉपिक था कंज्यूमर बिहेवियर रिगार्डिंग कंजम्पशन ऑफ मशरूम्स इन सोलन सिटी, तो उसमें उससे रिलेटेड ये जो है आपका टेबल्स और ग्राफ्स हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने उसी पे चलते हैं। हाँ जी। इसमें दूसरा क्या है, लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स हमने कर लिया और ग्राफ्स हमने कर लिया। नेक्स्ट है इसमें लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड एब्रीविएशंस। ठीक है, अब लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हमने, अब रिसर्चर जो है अपने हिसाब से जो है वेरिएबल्स को जो है अपनी स्टडी के लिए डिसाइड करता है। हमने क्लासेस में भी जो है वेरिएबल्स को मैंने आपको बताया है, विद एग्जांपल्स मैंने इसको समझाया है। ठीक है, जैसे कि कुछ मैं आपको अभी थोड़ा सा रिकॉल करूं तो जैसे कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, जैसे कि एग्जांपल के लिए एक और थोड़ा आपको समझाऊं, जैसे कि हमने जो एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस में कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन में जो हमने पढ़ा था। ठीक है, एग्जांपल। ठीक है, जैसे कि मान लो कलर ऑफ अ प्रोडक्ट और सेल्स पे, उस प्रोडक्ट की सेल्स पे अगर हमने जो एक तरह से रिसर्च करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या, एक एग्जांपल हमने जो मैंने आपको बताया था वो क्या था कि एक कंपनी जो है 30 स्टोर्स को जो है वो सिलेक्ट करती है, रैंडमली बेसिस पे सिलेक्ट करती है। ठीक है, 30 स्टोर्स को जो है 10 10 का ग्रुप बना देती है, मतलब 3 ग्रुप्स को बना देती है, और डिफरेंट कलर्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करती है। ठीक है, जैसे टूथपेस्ट है प्रोडक्ट, मान लो 3 डिफरेंट कलर्स का जो है उन्होंने टूथपेस्ट बनाया और उसको लॉन्च किया, और उसको सेल के लिए जो अलग अलग स्टोर्स में जो है 10 10 का ग्रुप जो बना रखा है उन स्टोर्स में सेल के लिए दे दिया। ठीक है, तो इसमें अब इन्होंने देखना है कि कलर का जो है सेल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये जो स्टोर जो सिलेक्ट किए थे, ये ये स्टोर्स ऐसे थे जिनकी सेल जो है एक तरह की थी। ठीक है, तो एक तरह से हम इसमें देख सकते हैं परपोसिव सैम्पलिंग जो है वो अपने रिसर्च का जो पर्पज़ है उसके हिसाब से जो है वो उन स्टोर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी 10 10 के जो ग्रुप है वो रैंडम बेसिस पे 10 10 के ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, फिर उन्होंने सेल को देखा, ले ये जो इसमें क्या था, कलर एंड सेल डिपेंड्स ऑन द कलर। तो जो सेल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, कलर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर स्टडी। ठीक है, बाकी चीज़ें तो स्टडी की नहीं, लाइक यार प्राइस भी हो सकता था, कंपटीटर की स्ट्रेटजीज भी हो सकती थी, एडवर्टीजमेंट भी हो सकती थी। तो ये जो आपकी स्टडी में जो ये चीज़ें इंक्लूड नहीं हुई, ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ जो वेरिएबल्स आपने यूज़ किए हैं वो यहाँ पर जो है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स में डिस्कस कर सकते हैं। और एक आपका एब्रीविएशंस है। ठीक है, एब्रीविएशंस पूरे रिसर्च वर्क में, रिपोर्ट में अलग अलग जगह कहीं ना कहीं एब्रीविएशंस दिखती हैं। ठीक है, अब रिसर्चर जो है एब्रीविएशन इसलिए यूज़ करता है ताकि उसको जो है ज़्यादा टाइम ना लगे अपने रिपोर्ट को तैयार करने में। ठीक है, ज़्यादा टीडियस वर्क ना हो। ठीक है, तो कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी बार बार रिपीट भी कोई चीज़ें हो रही है तो शॉर्ट फॉर्म्स को भी, एब्रीविएशंस को भी यूज़ कर लिया। ठीक है, इसको एब्रीविएशंस को मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ इसका। हाँ जी, तो इसमें है देखो, जैसे इस कुछ एग्जांपल है जो बिब्लियोग्राफीज अभी हम पढ़ेंगे आगे, बिब्लियोग्राफी और फुट नोट्स में जो है ज़्यादातर जो एब्रीविएशन जो है ये यूज़ होती है। ठीक है, टू एलिमिनेट द टीडियस रेपिटेशन, और रिपोर्ट राइटिंग में भी जो ये चीज़ें जो है ये एब्रीविएशन जो यूज़ होती हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई है, जैसे कि ANON जो है एनोनिमस के लिए यूज़ होगा। ये ANTE जो है बिफोर के लिए यूज़ करते हैं, या ART जो है आर्टिकल के लिए यूज़ होता है। AUG एगुमेंटेड इन एडिशन कह सकते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। BK बुक के लिए यूज़ होता है। BULL बुलेटिन के लिए यूज़ होता है। CF कंपेयर के लिए यूज़ होता है। CH चैप्टर के लिए यूज़ होता है। COL कॉलम के लिए यूज़ होता है। ये सारी जो है एब्रीविएशंस जो है मैंने आपको कुछ डिस्कस और भी इसमें आप इसमें से देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं। ये आपका लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स और लिस्ट एब्रीविएशंस जो है यह हो गया। अब आपका ये जो प्रिलिमिनरी पेजेस थे इसके सारे जो पॉइंट्स, सारे जो इसमें जो चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम बढ़ते हैं वो है आपका मेन टेक्स्ट। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था प्रिलिमिनरी पेजेस है, मेन टेक्स्ट है और एंड मैटर है। ठीक है, अब ये मेन टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। मेन टेक्स्ट में सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है जिस भी फील्ड में से है, ठीक है, चाहे वो सोशल साइंसेज हो, चाहे वो नेचुरल और अप्लाइड साइंसेज हो, चाहे वो बिजनेस एंड कॉमर्स हो। ठीक है, जो भी टॉपिक है उसकी इंट्रोडक्शन। ठीक है,
चाहे अगर हम देखें मोबाइल फ़ोन्स हो सकता है, ठीक है या इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है, ठीक है। तो वो इस तरह, जैसे मेरा जो टॉपिक एमबीए का मैं बात करूँ तो मशरूम्स का था, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन किस तरह से सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन की बात होती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हो सकता है कि आप पहले वर्ल्ड का थोड़ा सा सिनेरियो डिस्कस करें, फिर इंडिया का सिनेरियो डिस्कस करें, फिर अपने हिमाचल प्रदेश का सिनेरियो डिस्कस करें, ठीक है, रिलेटेड टू कंजम्पशन ऑफ द मशरूम्स, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है वो बनता है। जो भी डाटा जो है आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मिलेगा, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन में इसमें डाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि कि आपने ही उस टॉपिक पर स्टडी की हो सकता है किसी और ने भी स्टडी की होगी, कुछ प्रीवियस स्टडीज़ होंगी, ठीक है, उसी रिलेटेड टू टॉपिक। या ये भी हो सकता है कि आप कुछ और उसमें जो है और कॉन्क्लूजन्स को डिराइव करना चाहते हैं, कुछ और जो है उसमें ऐड करना चाहते हैं, या कुछ और हम जैसे या क्रिटिकल एग्जामिनेशन उन स्टडीज़ का हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है जैसे प्रीवियस स्टडीज़ होंगी, ठीक है, उसकी रेफरेंस जो है वो लिटरेचर रिव्यू में आती है। या आपके भी लास्ट में एक कमेंट्स होते हैं कि आप जो है कुछ जो अगर आप कुछ नया फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप क्या करना चाहते हैं, वो भी लिटरेचर रिव्यू में जो है आप इसमें लास्ट में डाल सकते हैं इन कंक्लूजन, इन अ कमेंट, आपका कमेंट होगा उसमें, ठीक है। प्रीवियस स्टडीज़ होंगी इसमें लिटरेचर रिव्यू में, ठीक है। मेन स्टडी कुछ स्टडीज़ रहेंगी किसी दूसरे रिसर्चर्स की, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका इसमें ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी, ठीक है। अब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे आपकी स्टडी के, आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो जो है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी का पार्ट बनते हैं, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप क्या व्हाट यू वांट टू नो अबाउट, व्हाट यू वांट टू फाइंड अबाउट द रिलेटेड टू अबाउट योर टॉपिक, ठीक है। जैसे कि अगर मोबाइल्स की ही एग्जांपल लें, ठीक है। तो आप एक तो हो सकता है कि आप एक तरह से वेरियस फैक्टर्स को देखना चाहते हैं कि उसका जो है मोबाइल की सेल्स पे जो है क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। या किसी के बीच में किसी दो मोबाइल्स के बीच में आप कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये वो आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी का पार्ट बन जाते हैं। देन नेक्स्ट है हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी, ठीक है। हमने क्लास में डिस्कस किया था कि हाइपोथेसिस क्या होती है, ठीक है। एक टेंटेटिव एजम्पशन होती है, ठीक है, जिसको आपने टेस्ट करना है, उसको वेरीफाई करना है, उस पर टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हाइपोथेसिस अगर हम देखें, जो हमने कुछ हाइपोथेसिस डिस्कस किए थे, जैसे कि आपका एक नल हाइपोथेसिस है, एक आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ठीक है। जैसे कि हम काई स्क्वायर टेस्ट का ही एक एग्जांपल अगर कोट करें जो हमने रिसेंटली किया, दैट इज इनॉकुलेशन इज नॉट इफेक्टिव इन क्योरिंग कॉलरा, ठीक है। तो ये आपकी नल हाइपोथेसिस होगी, ठीक है। अगर ये रिजेक्ट हो जाती है तो देन देयर इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट उसमें क्या होगा कि इनॉकुलेशन इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग कॉलरा, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी है। नेक्स्ट आपका है रिसर्च मैथडोलॉजी की हम बात करते हैं। रिसर्च मैथडोलॉजी में आपका मेन जो चीज़ें आती है, आपका रिसर्च डिज़ाइन आएगा, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन में रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, हमने आगे क्लासेस में पढ़ा है इसको, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन में अगर हम आगे देखें, ये देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। ये हमने सारे जो है सारे कवर किए हैं क्लासेस में, ठीक है। दो और तीन लेक्चर्स में हमने सब पूरा हमने इसको कवर किया है, ठीक है। इसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, कॉजल रिसर्च है। अब आपकी स्टडी क्या है, आपका रिसर्च डिज़ाइन कौन सा है, आपका रिसर्च डिज़ाइन एक्सप्लोरेटरी है, आपका रिसर्च डिज़ाइन डिस्क्रिप्टिव है, कि आपका रिसर्च डिज़ाइन कॉजल है, आपने देखना है, ठीक है। देन एक्सप्लोरेटरी में भी अलग इसमें चीज़ें हैं, जो लिटरेचर सर्च करते हैं, इसमें एनालिसिस ऑफ केसेस होता है, एक्सपीरियंस सर्वे होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है, ठीक है। देन कॉजल रिसर्च में इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, ठीक है। फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में जो अभी मैंने आपको टूथपेस्ट और कलर ऑफ टूथपेस्ट और सेल्स का जो मैंने एग्जांपल डिस्कस किया है, वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन का वो एग्जांपल है, ठीक है। तो ये रिसर्च डिज़ाइन में आएगा कि इनमें से कौन सा जो है आपका रिसर्च डिज़ाइन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सैम्पलिंग डिज़ाइन, ठीक है। सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या है, इसमें जो मेन पार्ट्स जो आपके हमने जो पहले क्लासेस में पढ़े थे, जैसे कि यूनिवर्स है, ठीक है। यूनिवर्स क्या है, पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है कि जहाँ से आपने सैंपल को उठाया है, ठीक है। अब जैसे सोलन सिटी है, आपका एरिया सैम्पलिंग एरिया क्या है, सोलन सिटी, ठीक है। अब यहाँ से आपने हो सकता है कि 250 या 300 या 400 जो है रिस्पोंडेंट्स को उठाया, तो वो आपका सैम्पल साइज़ बन जाता है, जो इसमें डी पॉइंट दे रखा है सैम्पल साइज़, ठीक है।
देन सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, आप स्टडी किस पे कर रहे हैं, जैसे कि हाउस होल्ड्स ऑफ दी सोलन सिटी, ठीक है, वो आपका सैम्पलिंग, वो आपका अगर सैम्पलिंग फ्रेम अगर हम उसमें लिस्ट पूरी इन्फॉर्मेशन दी होगी उन जो भी 200 हाउस होल्ड जो आप ले रहे हैं अपनी स्टडी के लिए, ठीक है, उनकी पूरी लिस्ट दी होगी, इन्फॉर्मेशन होगी उनसे रिलेटेड, वो सैम्पलिंग फ्रेम का पार्ट है, ठीक है। सैम्पलिंग यूनिट क्या है, सैम्पलिंग यूनिट है आपका हाउस होल्ड्स ऑफ द सोलन सिटी, वन हाउस होल्ड इज इक्वल टू सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है। देन सैम्पलिंग मेथड, सैम्पल साइज हमने डिस्कस किया, सैम्पलिंग मेथड क्या है, ठीक है, सैम्पलिंग मेथड हमने क्लास में कवर किए हैं, सारे सैम्पलिंग मेथड जो हमने क्लास में कवर किए हैं, आपका प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। अब आपकी स्टडी के हिसाब से आपका सैम्पलिंग मेथड कौन सा है, एग्जाम्पल ये है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सारे डिस्कस किया है हमने, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग या क्लस्टर सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा, एक्सटेंसिव, कन्वीनियंस, प्रोपोसिव एंड स्नोबॉल, ठीक है। तो ये आपके सैम्पलिंग मेथड आ गए, ठीक है। डाटा कलेक्शन मेथड, डाटा कलेक्शन मेथड हमने डिस्कस किया क्लासेस में, लाइक प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा, ये डाटा सोर्सेज है, ठीक है। डाटा कलेक्शन मेथड अब जैसे प्राइमरी डाटा ही है, ठीक है, उसमें एक सर्वे मेथड हो सकता है, इसमें क्या ऑब्जर्वेशन मेथड हो सकता है, ठीक है। सर्वे मेथड में भी मे बी थ्रू द इंटरव्यूज़, ठीक है, और आप क्वेश्चनियर्स के थ्रू या शेड्यूल्स के थ्रू जो है आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ये प्राइमरी डाटा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देन अगर हम सेकेंडरी डाटा की बात करें, सेकेंडरी डाटा जो, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो एक तरह सेकेंड हैंड डाटा होता है, ठीक है, तो आपने कहीं से भी जो है वो डाटा जो है, या प्रीवियस रिसर्च की हम बात करें या कहीं और इंटरनेट वेबसाइट से, कोई बुक्स से, कहीं से वो डाटा जो है, मैगजीन्स है, जर्नल्स है, न्यूज़पेपर्स है, बुक्स है, इंटरनेट वेबसाइट्स है, वहाँ से डाटा कुछ उठाया है तो सेकेंडरी सोर्सेज में आ जाएगा, ठीक है। ये डाटा कलेक्शन मेथड है, आपने बताना है कि आपके जो आपने कौन सा जो है मेथड यूज़ किया है, दोनों मेथड यूज़ किया है, दोनों में से कौन से मेथड जो है यूज़ किया है, ठीक है। जैसे कि आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो आजकल जो है जैसे बेस्ट मेथड हम देख सकते हैं ऑनलाइन क्वेश्चनियर्स का है, ठीक है। ऑनलाइन क्वेश्चनियर जो गूगल फॉर्म्स में जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो या अगर आपका ग्रुप होगा, क्लास का ही ग्रुप होगा, कोई ऐसा टॉपिक है जो क्लास के ग्रुप से ही आप उसको जो है उसके लिए डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी जो है वो क्वेश्चनियर को भेज सकते हैं, ठीक है। या कोई और नंबर्स, आप नंबर्स भी जो है वो वेरियस नंबर्स पे भी थ्रू आउट द सिटी जो है वो उनको भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा हमने डाटा कलेक्शन मेथड की बात की, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड फॉर द स्टडी, ठीक है। अब स्टैटिस्टिकल टूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब स्टैटिस्टिकल टूल जैसे कि हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी बहुत सारे टेस्ट किए थे, देखिए हाइपोथेसिस आपने जब ऊपर जो ये जो पॉइंट है आपका थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस ऑफ स्टडी, यहाँ हाइपोथेसिस आपने डिसाइड किया है, ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए जो है आप अपने स्टडी के हिसाब से जो है टी टेस्ट, जेड टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, तो ऐसे टेस्ट जो है आप उसमें जो है उससे वेरीफाई करेंगे कि आपका जो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेवल ऑफ एक तरह सिग्निफिकेंस टेस्ट आप यहाँ करते हैं, ठीक है, या दूसरे परसेंटेज मेथड भी यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिकल टूल है जो आप यूज़ कर रहे हैं,